हेलो फ्रेंड्स, आज लेक्चर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग बोर्स थ्योरी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और है ना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पे बातचीत की थी। आज हम लोग बोर्स थ्योरी पे बातचीत करेंगे और इसके बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पे भी बातचीत होगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी बोर्स थ्योरी में मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या है? ठीक है ना, मेन पोस्टुलेट्स बोर थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स हैं। पहली चीज, बोर की जो ये थ्योरी है एटम के स्ट्रक्चर की, वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए वैलिड है। ठीक है, यानी पहला पोस्टुलेट क्या है? इट इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस, हीलियम प्लस प्लस या लिथियम प्लस 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 डॉट 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 एटसेट्रा। ठीक है ना, इनके लिए ही वैलिड है। दूसरी चीज क्या? बोर्स थ्योरी की, बोर थ्योरी में ने रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स थे उनको दूर किया। रदरफोर्ड का मॉडल मैंने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था, आपको याद होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में मैंने पढ़ाया था कि ना रदरफोर्ड मॉडल में जो ड्रॉबैक था वो ये था कि सबसे पहला ड्रॉबैक था कि है ना वो ये एक्सप्लेन नहीं कर, मैक्सवेल थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, जिसके अनुसार एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हमेशा रेडिएशन एमिट करेगा और उसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो क्या क्या उसकी थ्योरी रहे कि न्यूक्लियस में ना गिरे, है ना? इसका सॉल्यूशन बोर ने दिया। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में घूमने पर एनर्जी लूज करेगा, एक्सेप्ट देयर आर फ्यू ऑर्बिटल्स जहां वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। उन ऑर्बिटल्स को उन्होंने क्या कहा? स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा। ठीक है, उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ ऑर्बिट्स होंगे जहां पर, जैसे ये फर्स्ट रेडियस, ये अलाउड है। ठीक है, फर्स्ट रेडियस जहां अलाउड होगा वहां उसका एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का 1 इंटू h/2π होगा। फिर इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन किसी और ऑर्बिट में अलाउड है, ठीक है, ऑर्बिट में अलाउड है, रेडियस अगर ये R2 रेडियस वाले ऑर्बिट में अलाउड है, तो पक्का ये वो ऑर्बिट होगा जहां इसका एंगुलर मोमेंटम जो है 2 इंटू h/2π के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड ऑर्बिट वो अलाउड है, ठीक है, थर्ड ऑर्बिट वो अलाउड है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो है 3 इंटू h/2π होगा। तो उनका कहना था, उन्होंने इन ऑर्बिट्स में चूंकि इलेक्ट्रॉन जब भी घूमेगा तो एनर्जी लूज नहीं होगी। इसका कारण क्या है? क्यों इलेक्ट्रॉन इनमें घूमेगा तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा? तो इसका कारण यह है कि इसका कारण आगे चल के डी ब्रॉय ने अपने बाद में एक्सप्लेन किया है। जब मैं उस लेक्चर में जाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल आप इतना जानिए कि बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में जो ड्रॉबैक था उसको दूर किया। कहा सभी ऑर्बिटल्स में मैक्सवेल की बात ट्रू होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्बिट्स होंगे जहां इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा। ऐसे ऑर्बिट्स को उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा, और कहा कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स की क्या कंडीशन होगी? ऐसी जगहों पर एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम जो है h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, वही ऑर्बिट्स अलाउड होंगे। मैंने फिर कहा इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर बोर्ड से पूछा गया कि ये बताइए, है ना, ये बताइए कि क्या इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता रहेगा उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? अच्छी बात है ना, लेकिन क्या ये हमेशा हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगी? तो उन्होंने इसका भी जवाब दिया। पहले मैं इसको और क्लियर कर दूं, ये एंगुलर मोमेंटम nh/2π का क्या मतलब हुआ? बोर की थ्योरी के अनुसार वही ऑर्बिट्स अलाउड हैं। ऑर्बिट्स उनके अनुसार सर्कुलर ऑर्बिट्स होते थे, न्यूक्लियस के अलोंग जो है बाहर जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और वही ऑर्बिट्स अलाउड होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh/2π होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? हम जानते हैं कोई भी पार्टिकल है, अगर उसका मास m है और वेलोसिटी v है तो उसका एंगुलर मोमेंटम, उसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा mv। लेकिन वही पार्टिकल जब एक सर्कुलर मोशन करने लगता है ना, तब अगर उसकी वेलोसिटी v है तो हम उसका एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड होता है, ना कि लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? r क्रॉस p। ठीक है, r क्रॉस p हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू r, रेडियस वेक्टर ये रहा, रेडियस वेक्टर ये रहा।
ठीक है, तो आर क्रॉस पी, पी क्या हो जाएगा, पी इज एम वी, ठीक है, एम वी हो जाएगा, यानी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आर। रेडियस वेक्टर इधर है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, इनके बीच में कितना एंगल है ना, 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एम वी आर साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा वो एम वी आर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली बोर ये कहना चाहते थे, यहां से आप लिख सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एम वी आर यानी एम मास, वी वेलोसिटी और आर रेडियस, वो एन एच बाई 2 पाई के बराबर होगा, ठीक है। इसी को उन्होंने कहा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, जहां एन एक है ना 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट 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 होल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो आप अब साफ साफ कह सकते हैं कि बोर्स थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स के लिए वही ऑर्बिट्स अलाउड हैं जहां एंगुलर मोमेंटम जो है क्वांटाइज्ड हो। क्वांटाइज्ड हो मतलब किसी एक फिक्स्ड वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल में आता हो, ठीक है। तो ओनली है ना, आप लिख सकते हैं ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड where angular momentum of electron is quantized, ठीक है ना, quantized। तीसरा पॉस्टुलेट, तो मैंने दो पॉस्टुलेट पे बातचीत की अभी, है ना। पहला पॉस्टुलेट क्या था कि बोर्स थ्योरी इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दूसरा पॉस्टुलेट है कि इट इज ओनली दोज स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड वेयर, है ना, इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेशनरी होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बदलती नहीं है, ठीक है। आइए बोर्स का थर्ड पॉस्टुलेट पढ़ते हैं। थर्ड पॉस्टुलेट बोर का क्या कहता है ना, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा कि बोर से ये पूछा गया कि बोर साहब आपके स्टेशनरी ऑर्बिट में एनर्जी बदलने का कोई तरीका है, तो उन्होंने बताया कि दो तरीके हैं, दो तरीके से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी बोर ऑर्बिट में बदल सकता है। पहला तरीका क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे है, ठीक है, अगर वो लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो जितनी एनर्जी का डिफरेंस होगा उसका उतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज कर देगा। मान लीजिए यहां पे एनर्जी जो है 10 जूल है और यहां एनर्जी 2 जूल है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, 2 जूल है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या जो भी है टोटल एनर्जी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो फोटोन की एनर्जी होगी वो 8 जूल होगी, ये एनर्जी ऑफ फोटोन होगा। तो क्या रिलेशनशिप आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 हो जाएगा, जहां E2 हायर एनर्जी शेल है और E1 जो है लोअर एनर्जी शेल है। उन्होंने उल्टा भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि है ना बोर जो है, बोर ने इन्होंने ये भी कहा कि फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो अगर किसी फोटोन अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे गिर जाएगा तो वो लोअर एनर्जी से उसको हायर एनर्जी ऑर्बिट में प्रमोट भी कर देगा, ठीक है। यहां पे भी वही फॉर्मूला लग जाएगा, है ना, कितनी एनर्जी का फोटोन चाहिए, अंतर क्या है, फॉर्मूला वही है। यहां भी मैं यही लिखूंगा कि एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी इक्वल टू E2 माइनस E1, लेकिन ये दोनों इक्वेशन दो बातें कहते हैं। यहां पे कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन E2 से E1 पे आएगा तो इतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा, और ये कहता है अगर इलेक्ट्रॉन, है ना, अगर 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 इतनी एनर्जी का फोटोन गिर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन E1 से E2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हायर से लोअर एनर्जी का ट्रांजिशन है और ये लोअर से हायर एनर्जी का ट्रांजिशन है, ठीक है। अच्छा, इतनी बातें बोर ने अपने पोस्टुलेट में कही। आइए अब बोर थ्योरी का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखते हैं। इसमें आज हम लोग, है ना, बोर्स रेडियस, बोर्स एनर्जी, बोर्स वेलोसिटी, ठीक है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वगैरह कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और इन पे कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ऑफ बोर थ्योरी, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ बोर्स थ्योरी। पहला, रेडियस, बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस क्या होता है? अब देखिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, कूलम्बिक फोर्स लग रहा है, और इस तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है।
और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। अगर ये फोर्स बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन छोटे रेडियस में घूमना शुरू करेगा, ये फोर्स बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बड़े रेडियस में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस करते हैं और इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि, है ना, फर्स्ट इक्वेशन यहीं से आप लिख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा, mv²/r, मैंने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो mv²/r होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r², ठीक है ना। मैंने पिछले यानी थर्ड लेक्चर में आपको, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बताया था, जिसे मैंने बताया था कि, है ना, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है वो 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है, ठीक है। तो इसका चार्ज कितना है, अगर मैं इसको Q1 कहूं तो ये न्यूक्लियस है, इसमें Z प्रोटॉन होंगे और एक प्रोटॉन पे E चार्ज होगा, एक प्रोटॉन पे E चार्ज होगा और Z प्रोटॉन होंगे, तो Z इंटू E यहां का चार्ज हो जाएगा। यहां का चार्ज कितना हो जाएगा, है ना, E हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ का चार्ज E हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज E हो जाएगा। तो Q1 Q2 की वैल्यू हो जाएगी ZE इंटू E/r², ठीक है ना। ये एक इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, है ना, बोर्स थ्योरी का उससे पोस्टुलेट ऑफ बोर्स थ्योरी से आ जाएगा। अभी हमने देखा, थोड़ी देर पहले देखा कि बोर्स थ्योरी का एक पोस्टुलेट ये भी है कि एंगुलर मोमेंटम यानी mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से मैं जरूर रेडियस निकाल सकता हूं। मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है क्या कि इसमें वेलोसिटी और रेडियस दो चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं दोनों इक्वेशंस में से वेलोसिटी को एलिमिनेट कर दूं तो मुझे रेडियस मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर करना चाहता हूं, स्क्वायर करके इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। स्क्वायर करने से, है ना, v स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आई एम डूइंग दिस ऑपरेशन, क्या, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के स्क्वायर से डिवाइड करने जा रहा हूं। क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन 1 को मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, मैं लिख सकता हूं mv²/r एंड डिवाइड बाई, मतलब इसका स्क्वायर करके डिवाइड करना है, यानी 1/m²v²r² इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं क्या, ZE²/4πε0r², ठीक है ना। ये लिखा मैंने, और इसको स्क्वायर करके डिवाइड करना है, यानी ये आ जाएगा इंटू 4π²/n²h², ठीक है। मैं ऐसे लिख सकता हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। r² गेट्स कैंसल्ड, ठीक है ना, और क्या, m कैंसिल हो जाएगा, v² कैंसिल हो जाएगा, और क्या, 4π कैंसिल हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि 1/r जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है mπmZe²/n²h²ε0, यानी मैं कह सकता हूं रेडियस आ जाएगा n²h²ε0/πmZe², ठीक है। ये nth रेडियस आ जाएगा, ठीक है, nth शेल का रेडियस है ये, ठीक है। nth शेल का जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके nth शेल का ये रेडियस आ जाएगा। अच्छा, ये इस फॉर्मूले में को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, r nth इज इक्वल टू, जितनी कांस्टेंट चीजें आप एक साथ लिख दीजिए, h²ε0/πme² इंटू n²/z लिख सकते हैं, ठीक है। हमें मालूम है h की वैल्यू कितनी होती है, h इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, है ना। ε0 इज इक्वल्स टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। और पाई की वैल्यू दुनिया जानती है कितना होता है, 3.14, और m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होगा, ठीक है। और E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विच इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप इन सारी वैल्यूज को यहां रख देंगे तो आप पाएंगे nth रेडियस इज इक्वल्स टू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 n² by z।
तो ये बोर्स रेडियस का फॉर्मूला हो गया। मैं व्यूअर्स से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वो इसको भी याद रखें, nth रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m z स्क्वायर। मैं आने वाले डेरिवेशंस में इसको इस्तेमाल करूंगा। मैं फिर रिपीट करूं, nth रेडियस इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m z स्क्वायर, ठीक है ना। और ठीक है, ये चीज इतनी निकल के आ गई है ना, इतना मीटर हो जाएगा। मुझे मालूम है 10 टू दी पावर ऑफ -10 मीटर को हम एक एंगस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक और फॉर्मूले में लिख सकते हैं, r nth इज इक्वल टू 0.53। इसको आप 10 टू दी पावर ऑफ -10 मीटर को आप एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तो nth रेडियस इज इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। जहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि Z डिपेंड करता है एटम पे। अगर हाइड्रोजन होगा तो उसका Z1 लेंगे, हीलियम आयन होगा 2 लेंगे, लिथियम प्लस प्लस होगा 3 लेंगे, और nth शेल, n जो है शेल नंबर को बताता है कौन सा शेल है। तो अभी अभी हम लोगों ने रेडियस डिफाइन कर लिया है ना, बोर्स रेडियस है ना, हम लोगों ने डिफाइन कर लिया, डिराइव कर लिया, ठीक है। आइए बोर्स रेडियस डिराइव करने के बाद इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन, ठीक है, बेरिलियम आयन। ये क्वेश्चन कहा था, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन। आराम से हो जाएगा। क्या कह सकते हैं, सेकेंड रेडियस ऑफ हीलियम आयन कितना आ जाना चाहिए। अभी अपने फॉर्मूला देखा, 0.53 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -10 इंटू n स्क्वायर बाई z। हीलियम का z 2 हो जाएगा और n सेकेंड रेडियस है तो n स्क्वायर बाई z, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप थर्ड रेडियस ऑफ बेरिलियम आयन निकालेंगे तो थर्ड रेडियस ऑफ बेरिलियम आयन हो जाएगा 0.53 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -10 इंटू थर्ड मतलब n स्क्वायर बाय 4, है ना। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 4 होता है। आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा। जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 9 8 आप लिख सकते हैं R2 ऑफ हीलियम आयन बाय R3 ऑफ बेरिलियम आयन इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख पाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 8 बाय 9 आ जाएगा। तो आंसर विल बी 8 बाय 9, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ जिसमें मैंने 2 रेडियस का रेशियो निकलवाया आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं ना। इफ रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन is x, then find the radius of first orbit of helium in terms of x के टर्म्स में मुझे फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम निकालना है। यानी क्वेश्चन क्या कहता है कि सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन जो है वो x है, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट रेडियस ऑफ हीलियम आयन इन टर्म्स ऑफ x, लेट इट बी y, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि y है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम को क्या लिखा जा सकता है, 0.53 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -10 इंटू n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, n स्क्वायर बाई z इज x, ठीक है। ऐसे ही हीलियम के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, 0.53 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -10 इंटू n स्क्वायर बाय z। हीलियम कितना है, 4, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ठीक है, n स्क्वायर बाय z, ये y हो गया। आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। आप जैसे ही इन दोनों को डिवाइड करेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 by 3 is x by y, y is equals to 3x by 8।
ठीक है, तो ये आपका लिथियम हीलियम का रेडियस आ गया x के टर्म्स में। आइए अब हम लोग रेडियस के बाद बोर्स जो एटॉमिक मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कैलकुलेशन करते हैं। हमें मालूम है mvr इज इक्वल्स टू nh/2 होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने कहां से सीखा? ये हम लोगों ने सीखा बोर्स के पोस्टुलेट से, जो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। और अभी अभी हम लोगों ने ये भी सीखा, जस्ट नाउ वी लर्न दैट कि रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज n² h² एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m z(e²), है ना। तो इसी वीडियो के अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी लेक्चर में ये रेडियस भी डिराइव करने के लिए रेडियस का एक्सप्रेशन ये डिराइव किया था। इस चीज को हमें यहां रखने की जरूरत है। वेलोसिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगा? mv n² h² एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m z(e²) इज इक्वल्स टू nh/2 ठीक है ना, nh/2 nh पाई m gets cancelled out। तो मैं कह सकता हूं velocity of the nth orbit is equals to, मैं लिख सकता हूं ze² by, है ना, ze² by nh एप्सिलॉन नॉट, nh एप्सिलॉन नॉट, ये आ रहा है ना, ऑफ कोर्स यहाँ 2 भी है, ठीक है, 2nh एप्सिलॉन नॉट। फिर से चेक कर लिया जाए, ze² बाई 2nh एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल ठीक है। आप nth शेल की वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं? e² बाई, जितने कांस्टेंट उनको एक साथ लिख दिया जाए, 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू z बाई n मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है। और मैं ये भी लिख सकता हूं, E की वैल्यू मुझे पता है, अगेन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, H की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वेलोसिटी निकल के आएगी vnth इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻⁶ z/n, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यानी मैं कह सकता हूं कि है ना, वेलोसिटीज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की लगातार जैसे जैसे, क्योंकि यहां मैं देख रहा हूं कि वेलोसिटी जो NH शेल की है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, यानी जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं वेलोसिटी 1/2 है ना, तो फर्स्ट शेल में अगर 1 होगी, सेकेंड शेल में हाफ हो जाएगी, थर्ड शेल में पहले शेल की 1/3 रह जाएगी, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का कैलकुलेशन था बोर्स थ्योरी में, ठीक है। आइए अब सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं बोर्स थ्योरी में, ठीक है। अब तक मैंने रेडियस और वेलोसिटी डिराइव की है, एनर्जी का डेरिवेशन देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के आसपास घूमता है, इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो NH शेल में होती है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों चीज बारी बारी से निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर टोटल एनर्जी निकालेंगे, और इनका आपस में रिलेशनशिप भी स्टडी करेंगे जो काफी काम आएगा हमको। तो सबसे पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि मैं इसका डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लेक्चर नंबर 3 में, है ना। मान लीजिए इसका चार्ज Ze है, होना भी चाहिए, अगर इस एटम का एटॉमिक नंबर Z है, इसमें Z प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का चार्ज E होता है, यानी टोटल इस न्यूक्लियस के अंदर Ze चार्ज है। इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, ठीक है ना। आप इसको -E भी ले लीजिए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में साइन अगर नेगेटिव आता है
तो अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव आता है तो रिपल्शन होता है, ठीक है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R, ठीक है। यानी पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी, -ZE²/4πε0R, ठीक है। तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी तो डिराइव कर ली, ठीक है। एक चीज मैंने पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कर ली। आइए काइनेटिक एनर्जी डिराइव करते हैं। चूंकि अभी हम लोगों ने देखा था कि इस इलेक्ट्रॉन पे जो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है mv²/r, वो अंदर के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं कि mv²/r इज इक्वल्स टू 1/4πε0, है ना, Q1 Q2 बाई r²। फोर्स में साइन का अभी चूंकि मैग्नीट्यूड ले रहा हूं इसलिए साइन का इतना मतलब नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैंने माइनस ही लिया, यहाँ पे प्लस ही लिया क्योंकि मैं यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ पर मुझे साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मींस अट्रैक्शन एंड पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मींस रिपल्शन, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, R गेट्स कैंसल्ड आउट, आप लिख सकते हैं mv² इज इक्वल्स टू ZE²/4πε0। और अगर मैं दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों मैंने ये इक्वेशन लिया mv²/r, क्योंकि मैंने यहां देखा कि mv² मुझे यहीं से मिल जाएगा, सिर्फ मुझे दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लाई करने की जरूरत होगी और मुझे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लाई करिए, हाफ mv² इज इक्वल्स टू हाफ ZE²/4πε0, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth शेल, अब इसको nth शेल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें n का फैक्टर आ जाएगा क्योंकि, है ना, n का फैक्टर आ जाना चाहिए इसमें, क्योंकि यहां r है ना, तो r हमेशा r nth ही होता है, ठीक है। तो r का फैक्टर आ जाएगा, r से n का फैक्टर आ जाएगा, तो आप इसे nth शेल की काइनेटिक एनर्जी, nth शेल की पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। तो nth शेल की काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो हाफ इंटू ZE²/4πε0r के बराबर हो जाएगी। ये nth शेल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल गई, टोटल एनर्जी निकाली जाए, ठीक है। तो एक चीज और है, मैं देख सकता हूं कि मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशनशिप निकाला जा सकता है। अगर आप यहां पर यहां माइनस और यहां माइनस लिखिए तो अंदर वाली चीज को आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी nth इज इक्वल्स टू -12 इंटू माइनस ZE²/4πε0r। ये जो लिखा मैंने, इस चीज को मैं बड़े आराम से पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं ऑफ द nth शेल, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द nth शेल लिख सकता हूं। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth शेल इज इक्वल्स टू -12 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी nth शेल, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth शेल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द nth शेल बाई 2। एक रिलेशनशिप इनके बीच में आ गया। तो मैंने अब तक ना सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया, बल्कि हम लोगों ने इनके बीच का रिलेशनशिप भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आइए अब मैं nth टोटल एनर्जी का भी रिलेशनशिप निकाल सकता हूं। E nth इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द nth शेल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth शेल लिखा जा सकता है। टोटल एनर्जी ऑफ द nth शेल को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं ये रख सकता हूं माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 ऑफ द nth शेल, ठीक है। यानी E ऑफ nth शेल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द nth शेल डिवाइड बाई 2। तो यहां मुझे एक इक्वेशन ये मिला जिसमें मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बीच में रिलेशनशिप मिल रहा है। ध्यान इस बात का रखना है कि ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी का -12 होती है, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है। और अगर आप इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को देख सकते हैं तो आपको काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशनशिप मिल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 को ही हम टोटल एनर्जी कहते हैं। यानी टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth शेल, ठीक। तो इतने देर में मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने अभी आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करा,
ठीक है, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया और तीन बहुत बड़ी बड़ी चीजें डिराइव की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बीच में रिलेशनशिप है ना, nth टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बीच में रिलेशनशिप, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बीच में रिलेशनशिप। आइए अब अपना मेन मकसद पूरा किया जाए। क्या टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो मैं लिख सकता हूं, यहां से मैंने देखा है हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, मैंने अभी अभी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी डिराइव की है, कितनी हो जाएगी, माइनस जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी ई एनथ इज इक्वल्स टू माइनस जेड ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर। मुझे आपको याद होगा मैंने आर का एक्सप्रेशन अभी अभी डिराइव किया था इसी लेक्चर में, आर एन एथ इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर। इस चीज को यहां रखने की जरूरत है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितनी निकल के आ जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी माइनस जेड ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू है ना आर एन एथ हो जाएगा पाई एम जेड ई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। मैंने इसको जस्ट रेसिप्रोकेट कर दिया, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा पाई विल गेट कैंसल्ड आउट, ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। आप कह सकते हैं एनर्जी ऑफ द एनएच शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनएच शेल विल बी इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर e to the power of 4 minus e to the power of 4 into m by 8 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, मैंने यहाँ पे z स्क्वायर को अलग कर दिया, z स्क्वायर को अलग कर दिया और नीचे n स्क्वायर को अलग कर दिया। यहाँ लिख सकता हूं n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। होप आई एम करेक्ट, है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं, e टू द पावर ऑफ 4 m z स्क्वायर यहाँ आ गया, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर यहाँ आ गया। इस पूरी चीज में e की वैल्यू आपको पता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, h पता है, आप वैल्यू रख दीजिए, एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, है ना। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएच शेल इज इक्वल्स टू, इन सब की वैल्यू रखने पे आएगा -21.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल। ये आपका एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को है ना जूल के बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहते हैं तो आपको इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -16 से डिवाइड करना होगा, 1.6 इंटू -19 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -19 जूल होता है, ठीक है। तो इतने जूल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए इस चीज से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। E nth इज इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दो एक्सप्रेशन है, पहला और ये दूसरा, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं फिर आपको बता दूं कि NH शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -21.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल होगा, और अगर यही एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालना चाहते हैं तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या कह सकता हूं, ये तो एक्सप्रेशन आ गया। आइए इसको हल्का सा एनालाइज करते हैं। आप इसको ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट शेल है और ये इलेक्ट्रॉन का nth शेल है, इनफाइनाइट शेल, ठीक है, तो आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को क्या होगा, अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी का यहां एक्सप्रेशन लिखा था, है ना। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज -जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यह आया था। तो जैसे जैसे रेडियस, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर बढ़ते जाएंगे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आर जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। यानी पोटेंशियल एनर्जी शुरू में जब यहां आर की वैल्यू आर फर्स्ट था तब कुछ पॉजिटिव थी, आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इस पूरी चीज की वैल्यू घटेगी, लेकिन उसके सामने नेगेटिव है इसलिए वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखिए 2 से 1 छोटा होता है, पर अगर उसके सामने नेगेटिव हो जाए तो वो बड़ा हो जाता है ना, -1 बड़ा हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे यहां हो रहा है। अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो इसके बढ़ने से ये वैल्यू घट रही थी, लेकिन नेगेटिव की वजह से इसके बढ़ने से ये वैल्यू लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। तो मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी शुरू में नेगेटिव थी और नेगेटिव बढ़ते 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 मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी और इनफाइनाइट पर कितनी हो जाएगी, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू इनफाइनाइट की तरफ बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी की बात कीजिए। काइनेटिक एनर्जी अभी हम लोगों ने डिराइव किया था। काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की माइनस हाफ होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस हाफ ऑफ माइनस जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये प्लस हो जाएगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी यहां से लेके इनफाइनाइट तक जाते जाते घटती जाती है और इनफाइनाइट पर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, है ना। यहां पर पोटेंशियल ये जीरो है, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी शुरू में नेगेटिव थी, बढ़ते 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 जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी शुरू में ही पॉजिटिव है और वो घटते 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 क्या हो रही है, जीरो हो रही है। यानी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते बढ़ते नेगेटिव से जीरो हो जा रही है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव वैल्यू से घटते 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 कहां हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का लगभग एक जैसा ही रिलेशनशिप है। अभी आपने यहां पे देखा है टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है। ठीक है, यानी आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी की टोटल एनर्जी की वैल्यू जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, देखिए टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक ही जैसा रिलेशनशिप, बस हाफ से मल्टीप्लाई है। तो अगर इधर से इधर जाते वक्त पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो टोटल एनर्जी भी जो है वो बढ़ ही रही होगी और बढ़ती है और इनफाइनाइट पर जाकर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी एनर्जी का अंडरस्टैंडिंग है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, आइए इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालना। नेक्स्ट चीज है टाइम पीरियड। ठीक है ना, टाइम पीरियड अक्सर केमिस्ट्री में नहीं भी पढ़ सकते हैं आप, है ना, फिजिक्स की चीज है, लेकिन आप क्वेश्चंस मैंने देखे हैं टाइम पीरियड पे पूछते हुए, तो आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड टी nth कैसे निकल जाएगा, टी nth कैसे निकलेगा। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन एक चक्कर मारने में जितना टाइम लगाता है उसको आप टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड निकलेगा कैसे, कि कोई भी टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, स्पीड। अगर आप nth शेल का टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो nth शेल में इलेक्ट्रॉन एक चक्कर मारने में कितना टाइम लगा रहा है निकालना चाहते हैं, तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, 2 पाई आर nth डिस्टेंस तय हो रहा है और स्पीड जो है v nth हो जाएगी, है ना, वेलोसिटी nth शेल की। तो टी nth आप निकाल सकते हैं 2 पाई, रेडियस का आपको एक्सप्रेशन मालूम है 0.53 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 इंटू n स्क्वायर बाय z बाय, है ना, वेलोसिटी का आप लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने ड्राइव किया 2.188 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 z बाय n। तो यहां से आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट है। कभी एग्जाम में टाइम पीरियड एग्जैक्ट तो कभी पूछता नहीं कि आप इसे कैलकुलेट करिए, है ना, लेकिन अगर पूछ दें तो आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहां से ये तो कह ही सकते हैं कि टाइम पीरियड दिस एवरीथिंग इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आप लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू k इंटू, है ना, ये n ऊपर चला जाएगा n क्यूब बाय z स्क्वायर। ठीक है, यानी मैं कह सकते हैं टाइम पीरियड किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो उसके n क्यूब बाय z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगली चीज और आखिरी चीज बोर थ्योरी में है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का क्या मतलब हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब हो जाएगा कि एक सेकंड में कितने चक्कर मारता है इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड में कितनी बार। देखिए टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर में कितना समय लगा, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितने चक्कर मारे गए। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि टी nth सेकेंड्स में एक चक्कर मारता है इलेक्ट्रॉन, एक रेवोल्यूशन मारता है ना, जितना टाइम पीरियड होता है उतने सेकंड में एक चक्कर मारता है। तो एक सेकंड में कितने चक्कर हो जाएंगे, 1 बाय टी रेवोल्यूशन। और एक सेकंड में जितने चक्कर इलेक्ट्रॉन मारेगा उसको आप
उस इलेक्ट्रॉन की क्या कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी को आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 1 बाय टी एन एथ। क्या कहा जा सकता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाय टी एन एथ कहा जाएगा। अगर टी एन एथ एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो हम यहां पे कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने थ्योरी में बोर्स थ्योरी के शुरुआत में पोस्टुलेट्स जाने, कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है ना, बोर्स थ्योरी जो है हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड रहेगी। दूसरा पोस्टुलेट था कि है ना, स्टेशनरी ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया बोर ने और ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट दिया। फिर हम लोगों ने रेडियस निकाला, यहाँ पे हम लोगों ने टाइम पीरियड, रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, तमाम चीजें कैलकुलेट की। आइए अब इन पे एक दो क्वेश्चन करते हैं और इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो इस लेक्चर का थर्ड क्वेश्चन है ना, क्या हो जाएगा, what are frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n is equals to 5 to n is equals to second state in hydrogen atom। आइए कैलकुलेट करते हैं। कहा जा रहा है कि जो भी व्यूअर्स इसे देख रहे हैं उसे खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर ना आए आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हैं, ना आए तो ही आप सॉल्यूशन देखें। अब यहां पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अगर फिफ्थ से सेकंड पर ट्रांजिशन कर रहा है तो जरूर एक फोटोन एमिट करेगा। इस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, फिफ्थ शेल और सेकेंड शेल की एनर्जी का डिफरेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ऊपर जाते वक्त बढ़ती जाती है और इनफाइनाइट पे शुरू में नेगेटिव होती है और नेगेटिव बढ़ते 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 कहां पहुंच जाती है, जीरो तक पहुंच जाती है। फोटोन की एनर्जी को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है तो आप इसको लिख सकते हैं एच न्यू। फिफ्थ शेल की एनर्जी को आप लिख सकते हैं -21.7 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन। जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर -21.7 इंटू 10⁻⁻19 इंटू है ना जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू 21.7 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। ठीक है, 1/5 स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 21.7 इंटू 10⁻⁻19 अप 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 1/4 माइनस 1/25। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 21.7 इंटू 10⁻⁻19 बाय 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 25 माइनस 4 इज 21/4 इंटू 25। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास इसका आंसर है, इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं है मेरे पास, वेवलेंथ की वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप इसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 100 हो जाएगा। ठीक है ना, अब सॉल्व करके निकाल लीजिए, जो भी आएगा पर सेकेंड उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर आपसे कोई वेवलेंथ पूछता है इसका निकालने के लिए तो वेवलेंथ आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में वेव की वेलोसिटी c होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, और वेवलेंथ को आप लिख सकते हैं c बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू c की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ बाय, ये वाली जब फ्रीक्वेंसी यहां रखेंगे तो मेरी समझ से आप चेक कर लीजिएगा, आंसर आएगा 434 नैनोमीटर। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन था जो ट्रांजिशन पे था, इसमें हम लोगों ने सब चीजों का इस्तेमाल किया है ना, प्लैंक्स थ्योरी से फोटोन की एनर्जी निकाली, और ये एनर्जी का हम लोगों ने अभी अभी एक्सप्रेशन निकाला था कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनएच शेल इज इक्वल टू 21.7 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एन स्क्वायर बाई सॉरी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, अब आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विथ, calculate the energy associated with the first orbit, the first orbit of helium ion. What is the radius of the orbit? देखिए, इस वीडियो को डेवलप करने के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जो रिमोट में बच्चे हैं या जो बच्चे है ना डायरेक्टली जिनको टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, उनको इन वीडियोस से डायरेक्टली टीचर्स के जैसा ही है ना, जैसा हम क्लासेस में टीच करते हैं बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्ट है ना बच्चों को जो है ना टीचिंग मिल पाए, और जो क्वेश्चन जैसा मैं क्लास में पढ़ाता हूँ है ना वैसा ही मैं यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जो रिमोट में बच्चे हैं, जो दूर बच्चे हैं, जो डायरेक्ट टीचर्स जिनको नहीं मिल पा रहे, वो भी इस वीडियो लेक्चर से सीख सकते हैं। इसमें थोड़ा लिखता हूं मैं, तो मैं इसको डिजाइन करते वक्त बिल्कुल मेरे दिमाग में ये रहता है कि बच्चा जो इससे पढ़ रहा हो वो साथ साथ एक नोट्स भी बना सकता है। अगर मैं क्वेश्चन बोर्ड पे क्लास में देता हूं तो बच्चे कॉपी में लिखते हैं। आप भी इस वीडियो को देखते समय है ना इन क्वेश्चंस को कॉपी में लिखिए और खुद वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करिए। ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन निकालना है, बड़े आसानी से आ जाएगा। कितना हो जाएगा, -21.7 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल्स। ठीक है, इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा -21.7 इंटू 10⁻⁻19। हीलियम के लिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, और n तो कहा जा रहा है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 1, सो इट विल बी 1 स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा -21.7 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 4 जूल, यानी 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 5 6, 4 2 जा 8, इतना इंटू 10⁻⁻19, या आप इसको लिख सकते हैं -8.68 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना का एक मेथड तो ये हो गया। कई बार आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि आपका मेथड क्या होगा। अगर आपके ऑप्शंस में एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दी गई है तो आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में भी निकाल सकते हैं। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, दिस इज नॉट एच, एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, दिस इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, हीलियम का जेड 2 होगा, 2 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, हीलियम का ऑर्बिट है 1 स्क्वायर, सो दिस इज लाइक -13.6 इंटू 4, 6 4 जा 24, 4 3 14, 4 1 4 1 5, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दूसरे पार्ट ने पूछा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। ठीक है, इस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, बड़ी आसानी से आ जाएगा है ना। रेडियस ऑफ first orbit of helium ion will be equal to 0.53 into 10 to the power of -10 into फॉर्मूला क्या होता है, n square by z। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -10 इंटू n स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, n स्क्वायर बाई z 2। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.2 2 जा 4 ना 4 13 2 6 जा 12 ना 12 10 2 5 जा 10 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -10 मीटर्स, या 0.265 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन रहा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कैलकुलेट द एनर्जी रेशियो, कैलकुलेट द एनर्जी रेशियो ऑफ फॉर एनर्जी रेशियो फॉर थर्ड ऑर्बिट ऑफ lithium ion
and second orbit of beryllium ion. आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, है ना। क्वेश्चन कह रहा है थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन, ठीक है, बाय सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन, इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एनर्जी की। एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन, एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन, ये आ जाएगा आंसर आ जाएगा सर -21.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 इंटू जेड स्क्वायर। लिथियम का जेड कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन की वैल्यू भी 3 है, थर्ड ऑर्बिट है, एन स्क्वायर, ठीक है, बाई -21.7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 इंटू, है ना, जेड स्क्वायर। इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, दिस इज लाइक 1/4, ठीक है। तो इनकी एनर्जीज का जो रेशियो आएगा वो 1:4 आएगा। तो इस लेक्चर का अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है, उसे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, रेडियस ऑफ टू डिफरेंट orbits in a hydrogen like sample is 4r and 16r respectively. Then find out the frequency of revolution of electrons in these orbits. क्वेश्चन क्या कहता है कि दो ऑर्बिट्स हैं, हाइड्रोजन लाइक सैंपल है। हाइड्रोजन लाइक सैंपल का मतलब ऐसा सैंपल जिसमें है ना सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही बोर्स थ्योरी वैलिड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशी है जिसमें सैंपल में आपका रेडियस 4r और 16r है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट्स, ठीक है। आपको पता है पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ, मान लीजिए ये जो रेडियस है ये n1 शेल का रेडियस है, रेडियस ऑफ n1 शेल और रेडियस ऑफ n2h शेल, इनके रेडियस दिए हुए हैं n2h शेल, है ना, और इसकी वैल्यू जो है ना दी हुई है 4r और 16r। नाउ हम रेडियस को क्या लिख सकते हैं, हम रेडियस को लिख सकते हैं 0.53 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 इंटू n स्क्वायर बाय z बाय 0.53 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 इंटू n2 स्क्वायर बाय z इज इक्वल टू 4r बाय 16r। ये आ जाएगा 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये z चला जाएगा। आप क्या लिख सकते हैं n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर इज 1/4, n1 बाय n2 इज 1/2। तो मुझे इनके ऑर्बिट्स का रेशियो मिल गया। अब पूछा जा रहा है इनकी फ्रीक्वेंसी का क्या रेशियो होगा, फ्रीक्वेंसी इन n1 शेल बाय फ्रीक्वेंसी इन n2h शेल। आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होते हैं, और टाइम पीरियड कितना होता है tnth होता है 2πrnth बाई vnth, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द nth शेल जो हो जाएगा vnth बाई 2πrnth हो जाएगा, क्योंकि है ना फ्रीक्वेंसी जो रेवोल्यूशन की होती है वो टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये चीज बताई आप, है ना। vnth को हम क्या लिख सकते हैं 2.188 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 इंटू z बाई n, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 2π, r को लिख सकते हैं 0.53 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 इंटू n स्क्वायर बाई z। तो आप देख सकते हैं ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा z स्क्वायर बाई n क्यूब। तो यहां पे आप साफ देख सकते हैं कि ये z स्क्वायर बाई n क्यूब, मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूं, z स्क्वायर बाई n क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ये तो चीजें कांस्टेंट है, ये चीजें कांस्टेंट है, यानी मैं कह सकता हूं जो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth शेल है वो z स्क्वायर बाई n क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर आप लिखते हैं इसको k लिख लीजिए, तो आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ nth शेल इज इक्वल टू k इंटू z स्क्वायर बाई n क्यूब, ऐसे कहा जा सकता है,
एफ एन एथ इज इक्वल्स टू के इंटू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं के इंटू जेड स्क्वायर बाई एन वन एथ क्यूब, और इसको लिख सकता हूं के इंटू जेड स्क्वायर बाय एन टू एथ क्यूब। ठीक है, के गेट्स कैंसल्ड आउट, जेड स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड आउट, सो दिस इज लाइक एन टू बाय एन वन का होल क्यूब। ठीक है ना, आपको मालूम है एन वन बाई एन टू हाफ है, तो एन टू बाई एन वन कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाए। इस चीज को यहां रख दीजिए। तो जिस दो ऑर्बिट के रेडियस का रेशियो 4r और 16r है, उन्हीं दोनों ऑर्बिट्स या ऑर्बिट्स के फ्रीक्वेंसी का रेशियो आ जाएगा 2/1 का होल क्यूब, यानी 8/1 आ जाएगा। ठीक है, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स कॉल इट अ डे नाउ, है ना। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। हम लोगों ने बोर्स पॉस्टुलेट पे काम किया, हम लोगों ने, है ना, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किया बोर्स थ्योरी का, और रेडियस निकाला, एनर्जी निकाला, वेलोसिटी निकाली, फ्रीक्वेंसी निकाली, टाइम पीरियड निकाला, और कम से कम 5-6 सवाल इस पे किए हैं। इतने से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि, है ना, बोर्स थ्योरी क्या है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो एनर्जी लेवल्स पे बातचीत करेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, इन सब चीजों पे बातचीत करेंगे और काफी क्वेश्चंस करेंगे। तो टिल देन, थैंक यू सो मच। लेट्स वेट फॉर लेक्चर नंबर 6। थैंक यू सो मच।